Hello students. So in the continuation of this chapter, formation of a standing wave in a stressed string, formation of standing waves in an organ pipe. Now we are going to start standing waves in organ pipe. So ये डायग्राम मैंने सेपरेट ड्रॉ किया हुआ है, ये लास्ट टॉपिक बीट्स का है, इसको अभी आप देखना मत, इधर आप ध्यान से देखो। मैं पहले स्टैंडिंग वेव डिस्कस करूंगा ऑर्गन पाइप में। पिछली क्लास में मैंने स्टैंडिंग वेव डिस्कस कर लिया था स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में। अभी मेरे को दो और स्टैंडिंग वेव डिस्कस करना है, क्लोज्ड पाइप में और ओपन पाइप में। तो क्लोज्ड पाइप क्या होता है? ऑर्गन पाइप बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। तो क्लोज्ड पाइप इस तरह का पाइप होता है। क्लोज्ड पाइप जैसे आपका बिसलेरी वाटर बॉटल, बिसलेरी में वाटर बॉटल में से वाटर निकाल दोगे तो वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन जाएगा। ये सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। तो यहाँ से वेव एंटर करेगी, तो मैंने राइट एल लेंथ का क्लोज्ड पाइप है। क्लोज्ड पाइप का मतलब है कि क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड। तो वेव जो ट्रेवल कर रही है वो राइट टू लेफ्ट कर रही है, और उसका इक्वेशन हो गया आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अपोजिट डायरेक्शन में है ना, टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये क्लोज्ड एंड है, क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्ट होकर फिर राइट में जाएगी, तो अपोजिट फेज होगा, तो माइनस साइन यहाँ गया, और ये आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या बनेगा? इन दोनों का सुपरपोजिशन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब मैं सीधा यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा दूंगा जो मैंने पिछले उसमें लगाई थी। सो 2r cos के एक्स की ओमेगा टी और साइन के एक्स, तो ये आ गया, मतलब साइन सी माइनस साइन डी का आइडेंटिटी लगाया जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सो 2r cos ओमेगा टी साइन के एक्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2r साइन के एक्स cos ओमेगा टी। तो टी वाली टर्म के अलावा जो होता है इसको बोलते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस, अब बाउंड्री कंडीशंस में देखो x इज इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा? नोड बनेगा। सो नोड पे y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो कुछ नहीं मिलेगा। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, तो कुछ नहीं बना यहाँ पे। अब x इज इक्वल टू l पे क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा। एंटी नोड पे y क्या होता है? मैक्सिमम। y मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन के x मैक्सिमम हो। सो साइन के एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मैक्सिमम वैल्यू, और ये साइन में होती है 2n माइनस 1 पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ से के एल हमारा आ जाएगा, के एल इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2, और के को लिख देंगे 2 पाई बाई लेमडा। पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, सो लेमडा इज इक्वल टू 4l अपॉन 2n माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें लेमडा का स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में लेमडा कितना था? 2l बाई n। ठीक है, इसमें कितना है? 4l बाई 2n माइनस 1। सो बाउंड्री कंडीशन में लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 4l बाई 2n माइनस 1। ठीक है, सो 4l बाई 2n माइनस 1 को लेके हम क्या डिस्कस करेंगे? मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पर जैसे मान लो मेरे को फर्स्ट मोड करना है, तो मैंने बताया ना, अगर फर्स्ट मोड करना है तो n को 1 ले लो। सो लेमडा इज इक्वल टू 4l और l इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई 4। ठीक है, तो क्या बनेगी? केवल 1 बाई 4, ये इस तरह से 1 बाई 4। ठीक है, ये क्लोज्ड पाइप है, 1/4 वेव है, मतलब इस तरह का ही वेव है ये, इस तरह का। ठीक है, ये फिर हाफ हो जाएगा, फिर 3/4 इस तरह का। तो ये 1/4 है, नोड और एंटी नोड। ठीक है, एल लेंथ हो गया। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? न्यू1 इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा 1। तो v अपॉन लेमडा 1 4l बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके,
इसी तरह से सेकंड मोड में सिंपल आप कर सकते हैं, बुक्स में दिए हुए हैं, डिफरेंट मोड बुक्स में दिए हुए हैं, तो आप कर सकते हैं। सेकंड मोड में बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे न्यू 2 आएगा 3 न्यू 1, ठीक है। और थर्ड मोड में इसको लिख सकते हैं इजीली, n को 2 लेना, लेमडा 2 कितना हो जाएगा 4l/3, ठीक है। तो ये 3 न्यू 1 आएगी। और थर्ड मोड में न्यू 3 इज इक्वल टू 5 न्यू 1। तो डिफरेंस यही है कि स्ट्रिंग में जो फर्दर फ्रीक्वेंसीज थी सेकंड हार्मोनिक की वो 2 न्यू 1 थी, थर्ड की 3 न्यू 1 थी, यहाँ पर सेकंड की 3 न्यू 1, 5 न्यू 1, अगली कितनी आएगी 7 न्यू 1। तो क्लोज्ड पाइप में फर्दर फ्रीक्वेंसीज आर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, और इसी तरह से आप इनके डायग्राम भी बना सकते हो। तो हमने ये क्लोज्ड पाइप का डिस्कस कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक फॉर ड्राइंग द फिगर्स, ठीक है। सो ये हमारा हो गया स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड पाइप। अब एक और रह गया बस हमारा ओपन पाइप। ओपन पाइप में क्या होता है, ओपन पाइप के रिजल्ट स्ट्रिंग जैसे ही होते हैं। ओपन पाइप जो दोनों तरफ से ओपन होता है, ठीक है। तो ओपन पाइप में भी इक्वेशंस ट्रेवलिंग वेव की पहले लिखी जाएंगी। फर्स्ट वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, ओके। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l, ठीक है, ये हो गया। सो वेव विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो y1 लेफ्ट टू राइट के लिए y1 इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t माइनस kx। अच्छा, y2 जब उधर से आएगी ओपन एंड से तो माइनस नहीं होगा, केवल यहाँ पर r साइन ओमेगा t प्लस kx हो जाएगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब आइडेंटिटी यहाँ पे किसकी लगेगी, साइन सी प्लस साइन डी, और वो होती है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2r cos kx साइन ओमेगा t। ये क्या हो गया इसका, मैंने बताया t वाली टर्म को छोड़कर क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। नाउ बाउंड्री कंडीशंस, तो बाउंड्री कंडीशंस में x इज इक्वल टू 0 पर भी एंटी नोड बनेगा, x इज इक्वल टू l पर भी, एट x इज इक्वल टू l, y इज इक्वल टू मैक्सिमम, तो cos kl इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और ये हो जाएगा cos 2n पाई। सो kl इज इक्वल टू 2n पाई, सो 2 पाई बाई लेमडा l इज इक्वल टू 2n पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। 2n पाई नहीं सॉरी n पाई आएगा यहाँ पे, cos पाई, ठीक, cos 0 पाई 3 पाई इस तरह से, ठीक है, इट विल बी n पाई। सो लेमडा इज इक्वल टू 2l/n। तो इस तरह से लेमडा इज इक्वल टू, ये बिल्कुल वही रिजल्ट आ गया जैसा कि हमारा किस में था, n की वैल्यू क्या होती है 1 2 3, ठीक है, स्ट्रिंग वाला आ गया। तो अब वी कैन डिस्कस द नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होगा, वो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसा कि स्ट्रिंग में था। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। फर्स्ट मोड n इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो लेमडा 1 इज इक्वल टू 2l, लेमडा 1/2, केवल आधी वेव बनेगी, आधी वेव, सॉरी वेव कहाँ से चल रही है, इधर से, आधी वेव बन गई, आधी ये बन गई, इस तरह से एंटी नोड नोड नोड, ठीक है। और न्यू 1 इज इक्वल टू v/2l, ठीक है, बिकॉज न्यू 1 इज इक्वल टू v/लेमडा 1, ठीक है। ऐसी सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, न्यू 2 3 न्यू 1 और न्यू 3, सो न्यू 2 2 न्यू 1 और न्यू 3 3 न्यू 1। मतलब जो रिलेशन फर्दर फ्रीक्वेंसीज का स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के केस में होता है वही ओपन ऑर्गन पाइप के केस में होता है, और ये डायग्राम्स आप एनसीईआरटी की हेल्प से बना लेंगे। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ये देख लिया कैसे हमने बिल्कुल खटाखट भन्नाट तरीके से हमने कैसे स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग के अंदर, क्लोज पाइप के अंदर, ओपन पाइप के अंदर डिस्कस कर ली। अब लास्ट टॉपिक है हमारा बीट्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने स्टैंडिंग वेव के बारे में आपसे बात की थी, स्टैंडिंग वेव वाज एन एग्जांपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ
टू ट्रेवलिंग वेव इन अपोजिट डायरेक्शन जो ट्रेवल करती हुई आ रही हैं। बीट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। यहां पर भी सुपरपोजिशन होता है। सुपरपोजिशन का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, बट कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या कंडीशन है? डिफरेंस ये है कि इसमें वेव सेम डायरेक्शन में चलती हैं, ओके, और फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होता है वो होता है कुछ, और वो बहुत ही कम डिफरेंस होता है। तो बीट क्या होता है? व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। और ये ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है ये 10 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 10 हर्ट्ज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। So when two sound waves of slightly different frequencies, difference is not more than 10 hertz, traveling in the same direction, then they superimpose on each other, and because of their superposition there are alternate variations in the intensity of sound. Alternate variations मतलब maximum minimum and these are called the beats. तो beats basically जो बनते हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में बनते हैं। आपने देखा होगा किसी भी म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा में, आपके स्कूल में भी म्यूजिकल कॉयर होगी, और वो म्यूजिक जो जितने भी इवेंट्स होती हैं, कल्चरल इवेंट्स, वहाँ पर म्यूजिकल जो कॉयर होती है वो परफॉर्म करती है। तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के प्ले होने से बीट्स बनते हैं। बीट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कोई भी ट्यून है, डम 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 डम, इस तरह से। तो अल्टरनेट वेरिएशंस। अब एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी मैं ये रीज़न बताऊंगा कि जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज से ज़्यादा का क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी साउंड अगर हमें सुनाई देती है, मान लो एक साउंड प्रोड्यूस की, तो उसका परसिस्टेंस 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगर 1/10 सेकेंड के बाद हम दूसरी साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो हम डिस्टिंक्टली साउंड्स को सुन सकते हैं। अगर कोई साउंड प्रोड्यूस करने के बाद 1/10 सेकेंड के पहले ही दूसरी साउंड, तो वहाँ पर फिर सुपरपोजिशन, वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, नॉइस हो जाएगी। तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड वाली जो टर्म है उसकी वजह से हमारी नॉइस ना प्रोड्यूस हो, हम डिस्टिंक्टली इंस्ट्रूमेंट का साउंड सुन सकें, बीट सुन सकें। इसलिए जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होना चाहिए और 10 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा किसी भी म्यूजिकल प्रोग्राम में डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते रहते हैं, तो आप सभी की जो साउंड है उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये तबले का साउंड है, ये फ्लूट का साउंड है, ओके, ये शहनाई का साउंड है, ये सारंगी का साउंड है, ये हारमोनियम का साउंड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब बीट बनते हैं तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखा जाता है। जो म्यूजिकल कंपोजर होता है, जो म्यूजिक कंपोज करता है, वो बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखता है और वो एक टेक्निकल बंदा होता है, उसको भी टेक्निकल जानकारी होती है। और ऐसा एक कोर्स भी होता है जिसको बोलते हैं साउंड इंजीनियरिंग। तो जो नॉन मेडिकल के बच्चे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स म्यूजिक में अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, वो साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं। ओके, बम्बई में ये कोर्स होता है और एक अच्छा इंस्टीट्यूट वहाँ पर है। ठीक है। दूसरी बात कि कितने बीट हमारे बनेंगे पर सेकेंड, आई मीन बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो जो दो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज हैं उनके डिफरेंस के बराबर होगी। फाइन। तो यहाँ पर एक ग्राफिकल, केवल डेफिनेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल आइडिया ही सिलेबस में है। ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है। आप देख रहे हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी में बहुत कम डिफरेंस है। ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि जल्दी जल्दी बन रही हैं। इन दोनों को सुपरपोज किया, जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट पड़ेगा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ पड़ेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो जब ये ट्रफ के ऊपर क्रस्ट पड़ जाएगा तो एम्पलीट्यूड देखो कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस रीजन में एम्पलीट्यूड कम है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक एनवलप सा बन रहा है, मिनिमम मैक्सिमम इस तरह से। सो दिस इज बीट। ठीक है। तो इतना ही आपको बीट के बारे में करना है। आपका बिल्कुल सिलेबस आज खत्म हो गया। अब हम रिवीजन क्लासेस शुरू करेंगे। ओके, तो आप रिवाइज करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।